नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम बच्चों आपके लिए कक्षा 10 गणित में 10 प्रश्नों का एक अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने बच्चों ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों की तैयारी करके जो कमज़ोर छात्र हैं ना बच्चों, वो भी अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देख लें। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 + 2√3 और 5 - 2√3 हों। बच्चों एग्जाम्स में आसान प्रश्न भी बहुत अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है, तो ऐसा ना करें। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो मूल दिए हुए हैं, पहला जो मूल है उसे हम एल्फ़ा मान लेते हैं, वो हमारे पास है 5 + 2√3, और जो दूसरा मूल है उसे हम बीटा ले लेते हैं, यानी कि 5 - 2√3। ठीक है, अब मूलों का योग निकाल लिए। ठीक है, तो एल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, इन्हें जोड़ देंगे, 5 + 2√3 और प्लस 5 - 2√3, यानी इनका हमें योगफल निकालना है। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 कितना बचेगा, 5 और प्लस 5 10 हो जाएगा। द्विघात समीकरण निकालने के लिए बच्चों हमें मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल भी चाहिए, तथा मूलों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर, इनकी गुणा कर लीजिए। 5 + 2√3 पहला मूल गुणा दूसरा मूल 5 - 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, a + b और a - b का। तो इसी की सहायता से हम इसकी गुणा कर लेंगे, a² - b²। यहाँ पर ये हो जाएगा a यानी पहली जो संख्या है 5, इसका वर्ग, माइनस b दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या है 2√3। तो 5 का वर्ग 25 हो गया, और इसका वर्ग क्या होगा, देखिए 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और √3 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 तिया 12 हो गया। तो 25 - 12 यहाँ पर हमें 13 बच जाएगा। अब हमें द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो जो द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण, इसके लिए सूत्र होता है x² - मूलों का योगफल और x + मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है बच्चों द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला। तो x² - योगफल कितना है हमारे पास, 10 है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और गुणनफल यानी कि 13 है बराबर 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² - 10x और प्लस 13 बराबर 0। तो ये बच्चों हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अभी हमने इसमें आसान क्वेश्चनों को रखा है जो 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि रैंडमली निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास, कुल जो ताश वाले पत्ते हैं वो गड्डी में है बच्चों 52। अब यहाँ तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, ठीक है, वो कितनी होती है, गड्डी में होती है 12। वो कैसे होती है, जिनमें बच्चों चित्र बना होता है। देखिए 4 तो क्या होते हैं हर इसमें, 4 तो बादशाह जिसे हम राजा बोल देते हैं, और 4 ही क्वीन यानी कि रानी होती हैं, और 4 ही बच्चों यहाँ पर होते हैं गुलाम, यानी जिसे हम जैक बोलते हैं। इसी प्रकार से बच्चों कितने पत्ते हो गए, ये 12 हो गए। देखिए यहाँ पर 4 तो होते हैं बादशाह, 4 ही रानी होती हैं, और 4 ही क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। इन सभी में तस्वीर बनी होती है। इस प्रकार से बच्चों ये 12 पत्ते होते हैं।
जिनमें तस्वीर बनी होती है इन्हें हम बोल देते हैं फेस कार्ड। ठीक है, इन्हें हम फेस कार्ड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें फेस कार्ड की ही क्या निकालनी है बच्चों, प्रायिकता निकालनी है। तो इसलिए प्रायिकता, जो प्रायिकता होगी किसकी, तस्वीर वाले पत्ते की। या हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PE बराबर, अब यहाँ पर तस्वीर वाले पत्तों की निकालनी है तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, यानी गड्डी में जो कितने पत्ते हैं उनकी संख्या। या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास हैं 12 और कुल पत्ते हैं हमारे पास 52। यहाँ 4 तिया 12 और 4 से हो जाएगा 13 चौके 52, यानी कि 3/13। ये इसकी बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस है 2 गुणा 11। यह एक भाज्य संख्या है, हमें ये बताना है। अब भाज्य संख्या बच्चों कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें 2 से अधिक क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं या नहीं है। अब 2 गुणा 11 बच्चों यहाँ पर भी है, 2 भाग है ना इसमें, और 2 गुणा 11 यहाँ पर भी है। तो हम इसमें बच्चों 2 गुणा जो 11 है इसे कॉमन ले लेते हैं बाहर अभी। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो बाकी बच गया इसमें 17 गुणा 5 और गुणा 3 और प्लस ये कॉमन में आ गया तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, इससे कट गया, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 2 गुणा 11 और गुणा इन सभी की गुणा कर लीजिए। देखिए 5 तिया 15, अब 15 गुणा 17 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 255 और प्लस 1। तो ये हो गया बच्चों 2 गुणा 11 और गुणा 255 और एक क्या हो गया 256। ठीक है, बराबर। तो 2 गुणा 11 गुणा 256 जो होता है ना बच्चों, वो होता है 16 गुणा 16, 256। अब 16 होता है 2 की घात 4 और यहाँ भी 2 की घात 4। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 4 और 4 8, 2 की घात 8 हो जाएगा, 2 की घात 8। एक यहाँ पर है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 और 1 9, 2 की घात 9 गुणा 11, यानी 2 की घात 9 का मतलब है 2 यहाँ पर 9 बार आएगा। ठीक है नहीं। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 11 अभाज्य है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए हमारी ये संख्या एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यही बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिया है बच्चों, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं और सम संख्याएं, इनके वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब बच्चों आपसे क्रमागत संख्याएं कहे, सम बोले या विषम बोले, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या x लेनी है हमेशा और दूसरी x + 2 ले देनी है। ठीक है नहीं। तो माना पहली संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x होगी और जो दूसरी है, दूसरी क्रमागत सम संख्या उसे हमने मान लिया x + 2। ठीक है, ये हमने x + 2 मान ली। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न अनुसार है इनके वर्गों का योगफल 244, यानी पहली संख्या x है तो इसका वर्ग और प्लस दूसरी संख्या x + 2 है तो इसका वर्ग, इनको जोड़ने पर जो आएगा वो आता है बच्चों 244।
ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खुल जाएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 आएगा, प्लस 2ab यानी कि 4x, गुणा करेंगे 2x, इसका डबल हो गया 4x बराबर 244। एक्स स्क्वायर ये हो गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको उधर ले आएंगे, 244 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा बच्चों माइनस के 240 बराबर 0। अभी हमारे पूरे समीकरण में 2 से भाग जा सकता है, 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2x, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 120 बराबर 0, यानी कि 2 से भाग देने पर। ठीक है ना बच्चों। अब हमें ये दीघा समीकरण मिल गया है। इस दीघा समीकरण में 120 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 फैक्टर्स करने हैं, तो 12 धाम 120, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बच्चों हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे यानी कि 12x माइनस 10x, ठीक है, माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पर पहले दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस यहाँ 12 बच गया, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे बच्चों माइनस के 10 ही कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 10 हो जाएगा और दूसरे में x प्लस 12, इसको रख दीजिए बराबर 0। x माइनस 10 है तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस के 10 हो जाएगा, और x प्लस 12 है तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 12। ठीक है, माइनस वाली संख्या को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो इसलिए पहली जो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हमने x मानी थी वो 10 हो जाएगी, और दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 थी ना, तो 10 प्लस 2 वो हो जाएगी बच्चों यहाँ पर कितनी, 12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, संख्याएं 10 और 12 यहाँ पर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात की। ये हमारा वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या बच्चों 21 है, और ये जो चाप है ये मान लीजिए ये चाप इसके केंद्र पर बनाता है 60 अंश का कोण। तो हमें चाप ए बी की लंबाई यहाँ पर बच्चों ज्ञात करनी है। अब जो चाप की जो लंबाई होती है उसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। थीटा हमें यहाँ पर 60 दिया है, बटे 360 गुणा 2 पाई का मान रख दीजिए 22 बटे 7, और आर आपके पास है 21। ठीक है, 60 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार हो जाएगा, और देखिए 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 3 से हम इस 21 को कर सकते हैं कितनी बार, 7 बार। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, केवल 22 बचेगा। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, चाप की लंबाई यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। 60 से 6 बार कैंसिल हो गया, ठीक है, अब 6 बार कैंसिल हो गया, और 2 से 6 3 बार, और 3 से 21 7 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 22। तो चाप की लंबाई यहाँ पर 22 सेंटीमीटर बच्चों हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, सिद्ध कीजिए कि कॉस 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 साइन 90 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 45 इसका मान 7/4 के बराबर होगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। पहले हम अपना ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष नोट कर लेते। अब इन सभी के मान आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी से रख देने हैं और सॉल्व कर देना है। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन 30 ये 1/2 होता है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, ये हो गया। अब साइन 90 1 होता है, प्लस
cos 60 1/2 होता है और cos 45 जो होगा वो होगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/√2। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ ले, 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ 3/2 माइनस 1/√2। अब हमें इसमें गुणा करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर बच्चों माइनस है, तो ये होता है a² माइनस b²। a प्लस बी और a माइनस बी होता है a² माइनस b²। a का मतलब है पहली संख्या का वर्ग और b का मतलब है यहाँ पर दूसरी जो संख्या है इसका वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो 9/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर केवल रूट हटता है। यहाँ पर एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, तो 9 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 एकम 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7/4। और हमारे इसमें देखिए बच्चों ये 7/4 ही है और वही हमें प्राप्त हो गया, तो वो हो गया RHS, यानी कि यही हमें यहाँ पर प्रूव्ड करना था बच्चों। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी के मान अच्छी प्रकार से आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बच्चों दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें डी यानी कि सर्वांतर 7 दिया हुआ है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या है दिया हुआ है कि डी यानी कि सर्वांतर 7 है और जो 22वां जो पद है, 22वां पद हमारे पास है 149। तो 22वें पद को हम कितना लिख सकते हैं, a प्लस 21d लिख सकते हैं ना बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। 22वां पद है, एक कम करके लिखेंगे, a प्लस 21d बराबर है 149, या a प्लस 21 और d का मान हमारे पास 7 है तो बराबर 149, या a प्लस 21 सत्ते हो गया बच्चों 147 बराबर 149, या a बराबर इसको धर लेके जाएंगे तो 149 में से 147 माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो बच्चों हमें यहाँ पर a का मान 2 प्राप्त हो गया है। हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 22 पदों का निकालना है, तो यानी कि S22। तो योगफल के लिए सूत्र होता है बच्चों n/2 और a प्लस l, क्योंकि 22 पदों का निकालना है और 22वां पद जो है जिसे हम अंतिम पद है l, वो 149 हो जाएगा। तो n कितना है, 22 है, तो 22/2 और a का मान अभी हमने निकाला है कितना है, 2 है, 2 प्लस l का मान रख दीजिए 149। ठीक है, तो बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच्चों ये 11 बार हो जाएगा, 11 गुणा 149 प्लस 2 151। यहाँ 11 से गुणा कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, यानी कि 1661। इसका जो क्या है बच्चों वो यहाँ पर योगफल हो जाएगा। 22वां पद दिया था ना, 22वें पद की सहायता से हमने a का मान ज्ञात कर लिया और फिर अपने योगफल का ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। योगफल का दूसरा सूत्र भी होता है बच्चों वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी होता है। इसका प्रयोग करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। हमें केवल आसान से आसान ही यहाँ पर तरीका यूज करना है। तो प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, यहाँ पर दिए गए चित्र में DE समांतर BC है, DE BC के समांतर है और यहाँ पर AD BD इन सभी के मान दिए हुए हैं। केवल हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के। जब DE समांतर BC के है तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का यानी कि आधारभूत प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय यानी कि BPT आधारभूत प्रमेय से क्या होता है, किसी त्रिभुज में आधार के समांतर जो रेखा खींची जाती है वह शेष दोनों भुजाओं को
समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि जो अनुपात इसका होगा AD, तो AD बटे BD, जो इसका अनुपात होगा वही AE और बचे EC का भी होगा। ठीक है नी। आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये आपको ध्यान रखना। AD हमारे पास कितना है, x है। BD देखिए यहाँ पर कितना है, x माइनस 2 है, बराबर AE ये x प्लस 2 है और ये आपके पास है x माइनस 1। सभी के हमने यहाँ पर मान रख दीजिए और इसे अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए x इसमें गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इसकी इसमें होगी जब यहाँ हम गुणा करेंगे x माइनस 2 की गुणा करेंगे x प्लस 2 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, यह भी आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का, तो गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना आ गया 4, a माइनस बी और a प्लस बी, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से बच्चों ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही आसान प्रश्नों को लिया है ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इन्हें समझ सकें और परीक्षा में वो भी अच्छे अंक ला सकें। तो क्वेश्चन 9 है बच्चों यहाँ पर कि बिंदु P माइनस 4,6 बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये वाला जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में यहाँ पर विभाजित करता है, वो हमें बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रश्न को ऐसे समझिए, ये हमारे A और B बिंदु हैं जिन्हें ये रेखाखंड AB मिला रहा है। बिंदु P इस प्रकार इस पर कहीं भी है जो इसे विभाजित करता है, वो हमें अनुपात निकालना है कि वो अनुपात क्या है। वो बच्चों अनुपात हमने मान लिया M1 अनुपात M2। ठीक है, बिंदु P इस प्रकार से रेखाखंड पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो विभाजन सूत्र से हमारा क्या होता है कि x का जो मान होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र x के लिए। और y के लिए अगर हम निकालते हैं तो y का यही सूत्र होता है, केवल x के स्थान पर y आ जाता है, जैसे कि M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये होता है। अगर हम केवल बच्चों x से निकालें या y से निकालें आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो हम x से निकाल लेते, x यहाँ पर कितना है, ये पहला मान x है और दूसरा बच्चों y है, तो यहाँ पर -4 दिया है। M1 अनुपात हमें ज्ञात करना है x2, पहले बिंदु x1 y1 और दूसरा होता है x2 और y2। अपनी सुविधा के लिए आप लिख भी सकते हैं कि x1 कौन सा है y1 कौन सा है। तो M1 x2 यानी कि ये दूसरा वाला प्लस M2 और यहाँ पर x1 यानी कि पहला वाला बटे M1 प्लस M2, ये तो हमें ज्ञात करना है M1 और M2। तो बच्चों यहाँ पर ठीक है, देखिए -4 बराबर इसकी गुणा करेंगे तो 3M1 माइनस 6M2 बटे M1 प्लस M2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, एक मान लीजिए इसमें, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला तो कुछ नहीं है नीचे, 3M1 माइनस 6M2 बराबर 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो -4M1, इसमें करेंगे -4M2, ये हो गया बच्चों। ठीक है, M1 को M1 के पास ले आइए तो ये होगा बच्चों 3M1, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 4M1 इक्वल टू, ये माइनस का है M1 को M2 के पास ले जाइए, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा -4M2। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए 7, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर प्लस हैं। 6 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा बच्चों 2M2, या M1 बटे इसको उधर ले आइए तो M1 M2 बराबर हो जाएगा 2/7, इधर जाएगा। ध्यान रखना है M2 को इधर लाएँ तो बटे में आ गया, 7 को इधर ले गए हैं तो ये इधर बटे में आ जाएगा।
यानी कि m1 अनुपात m2। भाग का मतलब होता है वो अनुपात होता है, m1 अनुपात m2 आ जाएगा 2 अनुपात 7। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगर y से निकालते तो तब भी हमारा यही आंसर होता। ठीक है नहीं, यानी कि बिंदु P है जो इसे 2 अनुपात 7 के अनुपात में ही विभाजित करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें हमने 10 प्रश्नों को ही लिया है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, यदि दीघा समीकरण 3x² - 18x + 24 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो α² बीटा + β² अल्फ़ा का मान बताइए। ये वाला मान बच्चों आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको यहाँ पर। अब करना कैसे देखिए, यहाँ पर हमें दीघा समीकरण दिया है 3x² - 18x + 24 = 0, और यहाँ पर इसके जो मूल हैं वो हमारे पास हैं अल्फ़ा और बीटा। तो पहले हम बच्चों क्या निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। वो होता है -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे a होता है x² का गुणांक। यहाँ पर b का मान कितना है, ये वाला x का गुणांक, तो यहाँ -18 है, और a का गुणांक x² यानी कि 3, तो यहाँ बच्चे हो गया 18/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास हो गया 6। और निकाल लेते हैं इनका गुणनफल अल्फ़ा बीटा, तो ये होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पर कितना है, ये वाला 24 जो है अचर पद है, और a है हमारे x² का गुणांक जो कि 3 है, तो 3 × 8 यहाँ पर हो गया 24, तो यहाँ पर ये 8 आ गया। ठीक है, अब हमें जो मान निकालना है बच्चों, देखिए यहीं से आप देखिए, मैं इधर ही कर देता हूँ इसको। हमें मान निकालना है कि α² बीटा + β² अल्फ़ा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा यहाँ कॉमन हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा कॉमन हो गया, α² में से अल्फ़ा बच गया और β² में से बीटा बच गया। अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 रख दीजिए, और गुणा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योगफल कितना है आपके पास, 6 है, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर ये पूछा गया है, करना बाकी तो ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी अलग भी दे सकता है, वो आपको उसी प्रकार से करना है जैसा वो क्वेश्चन दिया हो। बाकी ये सारा काम ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको करना है। इस वीडियो में हमने बच्चों इन 10 प्रश्नों को ही रखा था। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप ज़रूर कर लें, आपको ये अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही सहायक होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।